बिल कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ा बिल। राम मंदिर को लेकर यूपी विधानसभा में बोले योगी आदित्यनाथ, हमने वचन निभाया, मंदिर वहीं बनाया। योगी बोले जो कहा है करके दिखाया। राज्यसभा में मोदी की 90 मिनट की स्पीच, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। बोले कांग्रेस ने अपने युवराज को स्टार्टअप बनाकर दिया है, न वो लिफ्ट हो रहा है और न ही लॉन्च। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप नेता संजय सिंह को झटका दिया, कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया। संजय सिंह ने सरकार के खिलाफ किए जुबानी वार। वायुसेना 17 फरवरी को पोखरण में दिखाएगी अपनी प्रहार क्षमता। मेगा वायु शक्ति शो की तैयारी, एक्सरसाइज 2024 के लिए जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन पर तैयारियां तेज। और अयोध्या पहुंचा सूरीनाम का संसदीय प्रतिनिधिमंडल, रामलला के दर्शन कर खुश। प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्व तट पर बसा छोटा सा देश है सूरीनाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। गृह मंत्रालय की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की गई है। फर्जी पहचान पत्र के साथ एक युवक गिरफ्तार हुआ है। गृह मंत्रालय में प्रवेश करते हुए पुलिस ने उसको पकड़ा है। युवक का नाम आदित्य प्रताप सिंह बताया जा रहा है। तो दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे। गृह मंत्रालय में प्रवेश करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक का नाम आदित्य प्रताप सिंह बताया जा रहा है। दिल्ली से इस वक्त की अहम अपडेट, अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्रालय की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। आप विधायक अमानतुल्लाह खां को राहत नहीं मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। ईडी के समन पर रोक लगाने से इनकार किया है ईडी ने। जस्टिस रजनीश भटनागर की पीठ ने जस्टिस भटनागर की पीठ ने इनकार किया है। ईडी के समन पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार किया है। जस्टिस रजनीश भटनागर की पीठ ने यह फैसला सुनाया है और रोक लगाने से इनकार किया है। तो दिल्ली से यह अहम खबर, आप विधायक अमानतुल्लाह खां को राहत नहीं मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। ईडी के समन पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार किया है। जस्टिस रजनीश भटनागर की पीठ ने इनकार किया है। तो दिल्ली से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आप विधायक अमानतुल्लाह खां को राहत नहीं मिली है। आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। ईडी के समन पर रोक लगाने से इनकार किया है। कोर्ट ने यह इनकार किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में अपनी बात रखी। उन्होंने अपने संबोधन में शुरुआत में राष्ट्रपति के अभिभाषण की तारीफ की, वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे तो वह यही स्पीच दे रहे थे कि उन्हें इतना सारा बोलने की आजादी कैसे मिल गई। फिर ध्यान आया कि जो 2 स्पेशल कमांडर रहते हैं वो नहीं थे। ये 75वां गणतंत्र दिवस, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। और उस समय संविधान की यात्रा के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर राष्ट्रपति जी का भाषण, उसका एक ऐतिहासिक महत्व भी रहता है। और उन्होंने अपने भाषण में भारत के आत्मविश्वास की बात कही है, भारत के उज्जवल भविष्य के प्रति विश्वास को प्रकट किया है और भारत के कोटि कोटि जनों का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को बहुत ही कम शब्दों में लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से देश के सामने सदन के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और एक प्रकार से विकसित भारत के संकल्प को सामर्थ्य देने के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
मैं उस दिन तो कह नहीं पाया, लेकिन मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। बड़ी नम्रता के साथ आपके एक एक शब्द को सुनते रहे, और आज भी आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं। आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। देश की जनता ने इस आवाज को ताकत दी हुई है। देश की जनता के आशीर्वाद से आवाज निकल रही है, और इसलिए आपने पिछली बार, मैं भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूं। मैंने सोचा था कि उस वक्त कि शायद आप जैसे व्यक्ति सदन में आए हैं तो मर्यादाओं का पालन करेंगे। क्या होता देश का? उन्होंने संकट झेल करके भी देश को ऑक्सीजन पहुंचाया। देश के अंदर ये भाव तोड़ने का क्या प्रयास हो रहा है? क्या इस प्रकार से देश को हमारा टैक्स, हमारे मनी किस भाषा में बोला जा रहा है? ये देश के भविष्य के लिए नया खतरा पैदा करने वाली बात है। देश को तोड़ने के लिए नए नए नैरेटिव खोजना बंद कर दीजिए। देश को आगे बढ़ना है, देश को एक साथ लेकर के चलने का प्रयास कीजिए। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। पंजाब सरकार में खिलाड़ियों का मान सम्मान भी बढ़ रहा है। पंजाब के 11 खिलाड़ियों को अब पीसीएस की नौकरी दी गई है। बड़े पदों पर नौकरी पाने से खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई पड़ रही है। महिला क्रिकेट की बात करें या पुरुष हॉकी की, हरमनप्रीत ऐसा नाम है जो इन दिनों खेलों में अक्सर सुर्खियों में रहता है। हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, जबकि हरमनप्रीत सिंह देश की हॉकी टीम की नुमाइंदगी करते हैं। इन दोनों समेत पंजाब के 11 खिलाड़ियों को राज्य सरकार ने बतौर पीसीएस और पीपीएस अफसर आला ओहदों पर तैनात किया है। बहुत अच्छा लग रहा है, और आई थिंक इसके साथ साथ जितने बाकी भी पंजाब के जो एथलीट्स हैं उनको भी एक मोटिवेशन जाएगी, क्योंकि अभी हमारी जो करंट सरकार है वो काफ़ी स्पोर्ट्स को आगे लेकर आ रही है, और जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको उनकी हर अचीवमेंट पे बहुत मोटिवेशन दे रही है। तो आई थिंक ये सबके लिए, जितने भी आज हम लोग एथलीट्स हैं, हमारे लिए बहुत मान की बात है। जी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा 2018 से पेंडिंग था, जो लास्ट एशियन गेम हुई थी, तो आज लेटर मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इन 11 खिलाड़ियों में 9 भारतीय हॉकी से, जबकि 1 क्रिकेट और शॉटपुट से जुड़े हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन सभी खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिए। हरमनप्रीत के अलावा बाकी हॉकी खिलाड़ियों में मनदीप सिंह, वरुण कुमार, शमशेर सिंह, दिलप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, सिमरनजीत सिंह, हार्दिक सिंह और गुरजंत सिंह शामिल हैं। मान ने कहा कि राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को 100% नौकरियां देने के वादे पर खरी उतरी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रजिस्ट्रियों के लिए एनओसी की शर्त खत्म कर दी गई है। सीएम भगवंत मान ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में एजी ऑफिस के अधिकारी भी शामिल हुए हैं। बैठक में आम लोगों को बड़ी राहत देने पर मंथन भी हुआ है। तो ये बड़ा मंथन हुआ है। आपको बता दें, बैठक में आम लोगों को राहत देने के लिए ये मंथन हुआ है। रजिस्ट्रियों के लिए एनओसी की शर्त खत्म की गई है। सीएम भगवंत मान ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में एजी ऑफिस के अधिकारी भी शामिल हुए हैं। बैठक में आम लोगों को बड़ी राहत देने को लेकर मंथन किया गया है। तो बैठक में आम लोगों को बड़ी राहत देने को लेकर मंथन किया गया है। चंडीगढ़ से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। रजिस्ट्रियों के लिए एनओसी की अब शर्त खत्म की गई है। सीएम भगवंत मान ने अधिकारियों के साथ इसको लेकर बैठक की है, और बैठक में एजी ऑफिस के अधिकारी भी शामिल हुए हैं। बैठक में आम लोगों को बड़ी राहत देने पर मंथन हुआ है। चंडीगढ़ से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रजिस्ट्रियों के लिए एनओसी की अब शर्त खत्म कर दी गई है। सीएम भगवंत मान ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है।
बैठक में एजी ऑफिस के अधिकारी भी शामिल हुए हैं। आपको बता दें, बैठक में आम लोगों को बड़ी राहत देने पर मंथन हुआ है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रे का बयान सामने आया है। आपको बता दें, बिना पर्ची बिना खर्ची पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिली है। 10,229 ग्रुप सी की नौकरियों में फिर से पारदर्शिता दिखी है। पारदर्शिता के साथ हरियाणा में दी जा रही हैं नौकरियां। तो बिना पर्ची और बिना खर्ची पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। 10,229 ग्रुप सी की नौकरियों में दिखी है पारदर्शिता। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर पटियाला से है, जहां पटियाला पुलिस द्वारा 2 मामले में फरार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं थाना प्रभारी शिवराज सिंह ढिल्लों ने बताया कि सफाबादी के रहने वाले दीपक नाम के युवक पर 2018 में एनडीपीएस का मामला दर्ज है और साथ ही दूसरे बदमाश जय नामक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग मामलों में पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कल लाहौरी गेट थाना की टीम ने 2 पीओ अरेस्ट किए। एक हैगा दीपक सफाबादी गेट का रहने वाला है। इतने एनडीपीएस का केस दर्ज सी 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੀਓ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਫਾਬਾਦੀ ਗੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। जब करते केस है ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦੀਪਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਹੁਕਮ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर पटियाला से है, जहां मुनक के नजदीक ग्राम बनारसी में पड़ोसी ने ही अपने पड़ोसी की लाठियों के साथ लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। हालांकि हत्या करने का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। मृतक के चचेरे भाई का आरोप है कि उनका भाई घर में बैठकर चाय पी रहा था, तभी पड़ोसियों के कुछ व्यक्तियों ने घर में घुसकर लाठियां और पत्थरों से उस पर हमला बोल दिया और मौत के घाट उतार दिया। खुनौरी पुलिस ने शिकायत के बाद हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ਇਹ ਜੀ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਨਾਰਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਨ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧਨਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 302 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਤਫਤੀਸ਼ देखते हैं कि वजह रंजिश है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यमुनानगर की CIA-1 की टीम को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब गुप्त सूचना के आधार पर हमीदा चौक के पास पुलिस ने नाका लगाकर गाड़ी को रोका। जब कार की तलाशी ली गई तो पिछली सीट पर एक लोडेड पिस्तौल मिली है। पुलिस टीम को गाड़ी की अगली सीट पर भी एक बैग रखा मिला। जब उसे खोला गया तो उसमें 4 आधुनिक हथियार बरामद हुए। कुल 20 कारतूस भी पाए गए हैं। CIA-1 के इंचार्ज केवल सिंह ने बताया कि इसका एक साथी फिलहाल फरार चल रहा है। ये दोनों यूपी से भारी मात्रा में आधुनिक हथियार लेकर आते थे और जिले में खरीद फरोख्त करते थे। गुलाम मुस्तफ़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसका दूसरा साथी वांटेड है, जिसके लिए पुलिस अलग अलग जगह पर दबिश दे रही है। केवल सिंह ने बताया कि हथियार तस्कर को आज कोर्ट में पेश किया गया है और रिमांड पर लिया गया है। पुलिस मुस्तफ़ा से गहनता से पूछताछ करेगी और कोशिश की जाएगी कि ये अवैध हथियार कहां सप्लाई करते थे और इनका नेटवर्क कितना बड़ा है।
ये हमारे CIA-1 यमुनानगर की टीम ने पुलिस अधीक्षक महोदय यमुनानगर के आदेशानुसार और पुलिस अधीक्षक महोदया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया उनके दिशा निर्देशन में एक बड़ी कामयाबी CIA-1 की टीम ने हासिल की है। कल हमें एक गुप्त सूचना मिली थी कि काफ़ी समय से ज़िला में जो अवैध हथियारों की तस्करी और ख़रीद फरोख्त हो रही है उसके बारे में एक इम्पोर्टेंट लीड हमारे पास आई थी। पहले भी हमने कार्रवाई की है, तो कल उसी के संदर्भ में एक टीम हमने बनाई अपनी पूरी CIA-1 की, और सूचना मिली थी कि एक लड़का है जो गुलाम मुस्तफ़ा नाम का है, गुलाम मुस्तफ़ा डार, ये हमीदा का रहने वाला है, पुराना हमीदा, और ये इसका एक अन्य साथी और है जो अन्य केसों में वांटेड भी है। उन सभी के साथ मिलकर ये अवैध हथियारों की तस्करी कर रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं, यूपी से लेकर आते हैं और यहाँ पर बेचते हैं। तो कल ये अपनी गाड़ी में अवैध हथियार लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था, ये हमीदा की तरफ। तो गड्ढी मोड़ के पास जो हमने पुलिस नाका लगवाया अपनी टीम के द्वारा, पावर हाउस के पास हमीदा रोड पर नाका लगाकर जब एक रोके गए पुख्ता सूचना के आधार पर एक गाड़ी XUV 300 वाइट कलर की थी जिसकी हमें सूचना थी, उस गाड़ी को जब रोका गया तो ये लड़का जो गुलाम मुस्तफ़ा नाम का था उसमें था। गाड़ी से उतार कर जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास से एक पिस्टल मिला था जो 30 बोर का था, लोडेड पिस्टल था, और जब उस पिस्टल की बरामदगी करके इससे पूछताछ की गई और चेक किया गया तो पूछताछ के दौरान पता लगा कि अवैध हथियारों की तस्करी में यह संलिप्त है और सूचना पुख्ता थी। गाड़ी में आगे की जो सीट थी उस पर एक बैग और रखा हुआ मिला, जिसमें बैग की जब तलाशी ली गई इसी की मौजूदगी में पूछताछ के बाद तो उसमें से 3 पिस्टल और निकली, और उसके अलावा एक जो शॉर्ट गन भी हम कह देते हैं, सिंगल बैरल की मस्कट गन भी बोल सकते हैं, 12 बोर की एक और मिली। तो इस प्रकार कुल 4 पिस्टल और एक अवैध जो मस्कट गन मिली थी। इसके अलावा इसमें 12 बोर के कारतूस 4 थे और .30 बोर का एक कारतूस था, और 15 जो कारतूस थे 32 बोर के अलग से वो बरामद किए। इसके अलावा जो 6 मैगजीन एक्स्ट्रा थी, इसकी पिस्टल थी जो सभी में उसमें मैगजीन थी, इसके अलावा भी 6 मैगजीन एक्स्ट्रा इनके साथ जो मिली। इस प्रकार जो भारी हथियारों का जखीरा आप कह सकते हैं कि भाई जो ये बेचने के लिए ही रखते थे, और पूछताछ में पता चला कि भाई ये इसका एक अन्य साथी और हमीदा का ही निवासी है, ये खरीद कर यूपी से लाते थे और यहाँ उनको मुनाफे में बेच देते थे। अभी CIA-1 की टीम इस पर कार्रवाई कर रही है। आज इसको पेश किया जाएगा माननीय अदालत में और इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा ताकि अन्य साथियों को गिरफ्तार किया जा सके। और हम रुक करेंगे अगली खबर का जिला गुरदासपुर के कस्बा धारीवाल के फुजोपुर चौक, जिसे FCI गोदाम चौक के नाम से भी जाना जाता है। नगर कौशल ने करीब 2 महीने पहले खुदाई की गई थी और इस जगह पर पाइप बिछाए जाने थे, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। दुर्गंध भी बहुत ज़्यादा आ रही थी और आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कई बार नगर परिषद से सड़क को ठीक करने की गुहार लगाई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। गांव के कुछ लोग आए और मांग की कि सड़क को ठीक कराया जाए, जल्द से जल्द मरम्मत कराई जाए, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन नगर परिषद की ओर से उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इस संबंध में नगर परिषद अध्यक्ष अश्विनी दुग्गल से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि बारिश के कारण काम रुका हुआ था, हमने 1-2 दिन में काम शुरू करने की बात कही। अवैध कब्जा जो है वो भी हटा दिया जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਜਾਰੂ ਆ, ਪਾਈਪ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਪਾਈਪ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭਾਜੀ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਫੱਜੂਪੁਰ ਪੰਚਾयत ਦਾ ਕੰਮ। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर रायपुर से है, जहां विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद लगातार विधानसभा में बहस चल रही है। आज विधानसभा में कोल परिवहन के मुद्दे उठाए गए, जिस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि खनिज विभाग द्वारा एक आदेश जारी हुआ था संचालक के द्वारा 15 जुलाई 2020 को। इस आदेश के द्वारा व्यवस्था की गई थी जिसमें खनिज सम्मिलित द्वारा परमिट का भौतिक सत्यापन करने के बाद इस ट्रांजिट पास किया जा सकेगा। इसके पहले जो ऑनलाइन प्रक्रिया थी उसे बंद कर ऑफलाइन किया गया है, जिसके कारण परिवहन में भी अब जो लेट होता था और भ्रष्टाचार का भी समावेश हो गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोयला परिवहन में भ्रष्टाचार हुआ था, छवि खराब हुई थी, ईडी उस पर जांच भी कर रही है।
पिछली सरकार में खनिज विभाग द्वारा एक आदेश जारी हुआ था संचालक के द्वारा 15 जुलाई 2020 को, और इस आदेश के द्वारा ये व्यवस्था दी गई थी कि जिले के खनिज अमले द्वारा ई परमिट का भौतिक सत्यापन करने के बाद ही ई ट्रांजिट पास जारी किया जा सकेगा। इसके पहले जो ऑनलाइन प्रक्रिया थी उसको बंद करके ऑफलाइन किया गया था, जिसके कारण परिवहन में भी लेट होता था और भ्रष्टाचार का भी उसमें समावेश हो गया था। लेकिन आज मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि हमारी सरकार पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त एवं सुशासन को ध्यान में रखते हुए उक्त 15 जुलाई 2020 के कानून को निरस्त किया है और पूर्ववत ऑनलाइन टीपी जारी होगा। छत्तीसगढ़ की खबरों में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर रायपुर से, जहां विधानसभा में जनजीवन मिशन योजना को लेकर डिप्टी सीएम अरुण देव, आपको बता दें अरुण साव ने मीडिया को बताया कि जल जीवन मिशन का कार्य गुणवत्तापूर्ण हो और समय से काम में हमने तेजी लाई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जल जीवन मिशन हर घर नल से जल पहुंचे, इसको लेकर हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। साथ उन्होंने कहा कि राजधानी स्थित वीआईपी रोड पर अवैध निर्माण का प्रश्न विधानसभा में उठा था, जिसको लेकर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है। हर घर नल से जल, विधानसभा में जल जीवन मिशन से संबंधित अनेक सदस्यों ने प्रश्न पूछे। हमारी सरकार बनने के बाद जल जीवन मिशन के काम में हमने तेजी लाई है। जल जीवन मिशन का काम गुणवत्ता युक्त हो, समय पर हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस बड़े लक्ष्य को लेकर, बड़े उद्देश्य को लेकर जल जीवन मिशन हर घर नल से जल पहुंचे, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हम लगातार नीचे तक कामों की समीक्षा करना, मॉनिटरिंग करना। खबरों करेंगे अगली खबर का। विधानसभा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सत्र के शुरुआत में ही विपक्ष का ये हाल है, चर्चा से विपक्ष भाग रहा है, आगे क्या हाल होगा। अग्रवाल ने कहा कि मुझे लगता है कि सदन छोड़कर भागना विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है, कोई विषय नहीं है। विपक्ष आपस में बटा हुआ और कमजोर नजर आ रहा है और चर्चा से भाग रहा है। सदन की शुरुआत में ही कांग्रेस पक्ष का सदन छोड़कर भागना, कल भी दिन भर के लिए, आज भी दिन भर के लिए, मुझे लगता है कि विपक्ष के पास में कोई मुद्दे नहीं है, कोई विषय नहीं है, वो चर्चा नहीं करना चाहता। राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा को से भाग गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें, प्रदेश सरकार द्वारा मोदी की गारंटी के तहत अयोध्या जाने के लिए दूसरी आस्था स्पेशल ट्रेन दुर्ग रेलवे स्टेशन से रवाना हुई है। इस अवसर पर शासन के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, विधायक धर्मलाल कौशिक, ललित चंद्राकर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान करीब 1340 से अधिक राम भक्त अयोध्या के लिए ट्रेन से रवाना हुए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषणा पत्र में किए गए अपने वादे के अनुसार प्रदेशवासियों को अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाने का वादा पूरा किया जा रहा है। सबके लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज पहली ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुआ है, जिसमें हमारे अध्यक्ष और मैं हरी झंडी दिखा करके रवाना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
हो गया है। मैं सबसे पहले राम भक्तों को बहुत बधाई देता हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को, ये आज का स्पेशल ट्रेन छत्तीसगढ़ की पहली रवाना दुर्ग से हुई है। टिकट में उसमें व्यवस्था की गई है, सभी टिकट मिला के गए हैं, 1340 यात्री हैं और उसमें भजन मंडली भी साथ में निकले हुए हैं जो पूरे रात को भजन करते हुए अयोध्या पहुँचेंगे। अयोध्या पहुँचने के बाद में छत्तीसगढ़ के हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर गए हुए हैं, जो टोली वहाँ पर है उनका स्वागत करेंगे और उसके साथ में उनको दर्शन कराने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, भोजन कराने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था वहाँ पर की गई है और बड़े आराम के साथ में भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायपुर से है, जहां पर भाजपा विधायक राजेश मुंडत ने मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर कहा कि गांव चलो घर घर चलो के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं को पार्टी के मंच से लेकर सांसद तक 24 घंटे हर गांव में केंद्र सरकार की योजनाओं का परीक्षण करेंगे, लोगों से मिलेंगे। और क्या कुछ कहा विधायक राजेश मुंडत ने, आइए सुनाते हैं आपको। रायपुर की राजधानी में पैदल पथ मार्ग, जिसको स्काई वॉक कहा जाता है, उसकी योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017 में चालू की थी। 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद उस पर रोक लगा दी, 3 कमेटियां बनी, कमेटियों को उत्तर नहीं आया। उसके साथ में भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके ईओडब्ल्यू को इसकी शिकायत की गई कांग्रेस पार्टी के नेता द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री ने उसको अनुमोदित करके भेजा। उसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नवंबर के अंदर उस शिकायत के ऊपर ईओडब्ल्यू ने स्पष्ट कहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस पूरी तरह से वहां साफ हो जाती है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जनता को पूरा भरोसा है। राहुल गांधी जितनी तेजी से जाते हैं, कांग्रेस का परिवारवाद, कांग्रेस की चापलूसी, कांग्रेस की संस्कृति जनता के सब समझ में आ गई है। इसलिए निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता कमल के फूल के रूप में 11 की 11 सीटें आशीर्वाद के रूप में मोदी जी को देगी। वहीं विपक्ष ने निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने अरबों रुपए हवाई यात्रा में उड़ाए, जनता ने उन्हें हवाई कर दिया है। ये विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता का पूरा भरोसा है और राहुल गांधी जी जितना तेजी से जनता के बीच में जाते हैं, कांग्रेस की अप्रासंगिकता, कांग्रेस का परिवारवाद, कांग्रेस का चापलूसी की संस्कृति जनता को और समझ में आती है। ये सब को मिला करके निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के 11 की 11 सीटें कमल के फूल के रूप में नरेंद्र मोदी जी को छत्तीसगढ़ की जनता आशीर्वाद स्वरूप देगी। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रायपुर में हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल ब्लॉक में पेड़ों की चल रही कटाई को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। आपको बता दें, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नई सरकार बनने के बाद अंधाधुंध पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है, नए खदान खोले जा रहे हैं। इस मामले में विपक्ष के द्वारा आपको बता दें स्थगन लाया गया, लेकिन सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही है। इसके आगे पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। विपक्ष के द्वारा स्थगन लाया गया था, जिसमें पिछले विधानसभा सत्र में एक अशासकीय संकल्प लाया गया था, जिसमें हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल ब्लॉक न खोले जाए, इसके लिए अशासकीय संकल्प लाया गया था और सर्वसम्मत से विधानसभा में पारित किया गया था और उसके अनुरूप
भारत सरकार को उसको पत्र भी लिखा गया था। उसके बाद वहाँ कोई कटाई नहीं हुई थी। नई सरकार बनने के बाद अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, नए खदान खोले जा रहे हैं। इस मामले में विपक्ष द्वारा स्थगन लाया गया, लेकिन ये सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायपुर से, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे शक्ति वंदन कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, सह संयोजक व भाजपा प्रदेश मंत्री किशोर महानंद और भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन लोगों ने कहा कि शक्ति वंदन कार्यक्रम समाज के उस वर्ग तक पहुंचने का अभियान है जो लगातार सामाजिक कार्यों में जुड़कर लोगों की सहायता कर रहा है। भाजपा नेताओं ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य है कि पूरे देश में इस अभियान के तहत 1 करोड़ स्वयं सहायता समूह एवं एनजीओ तक संपर्क करके 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प से जोड़ना है। अगली खबर कांकेर से है, जहां कांकेर में आधुनिकता के इस युग में संस्कृति जो है विलुप्त होती जा रही है। संस्कृति विलुप्ति की आंचल ढकती जा रही है। अपनी इस संस्कृति को बचाने अब युवा आगे आ रहे हैं। कांकेर के पीढ़ापाल क्षेत्र अंतर्गत साल्हे भाट गांव में 16 गांव के युवाओं ने बस्तर के कोलांग, धनकुल, हुल्की, मांदारी जैसे पारंपरिक गीत और नृत्यों का महोत्सव कराया है। यह महोत्सव बस्तर संभाग स्तरीय 3 दिनों तक कराया गया, जहां बस्तर के जगह जगह से सांस्कृतिक टीमों ने भाग लिया। जबकि न्यूज इंडिया की टीम ने सांस्कृतिक गानों नृत्यों को लेकर लोगों से बात की तो कोंडागांव जिले के रहने वाले मांदरी नृत्य टोली के आरती नेताम ने बताया कि हमारी पूरी टीम परिवार की है। हमारी टीम में लगभग 20 से 25 लोग हैं। हमने अपने अपने पूर्वजों से सीखा है कि हमारा समाज संस्कृति को भूलता जा रहा है। जो सांस्कृतिक गाने थे, नृत्य थे, उसे इस आधुनिकता की दौड़ में भी लोग भूल रहे हैं। हमारी संस्कृति को हम आगे लेकर जाना चाहते हैं ताकि लोग इसे याद रख सकें। नहीं, ऐसे आयोजन से तो हम लोग प्रत्येक साल करते जाएं और जब भी माहौल मिले तो धनकुल, रेला, मांदरी और जो भी आयोजन होती है, जो संस्कृति है जनजातीय समूह का, ये बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आज के जो युवा हैं आधुनिकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जी, हमारा मांदरी नृत्य पुरानी रीति रिवाज से जुड़ी है और अभी मैं पढ़ाई के साथ साथ प्राइवेट स्कूल में टीचिंग भी हूँ। साथ साथ में रीति रिवाज को हम लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अभी आधुनिकता में देखा जाए तो ये सब चीज़ को लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि ये रीति रिवाज परंपरा दादा परदादा से जुड़ी हुई है, तो इसको हम आगे की ओर बढ़ाना चाह रहे हैं। कि ये अभी ना हम लोग जो इस क्षेत्र में पहल किए हैं कि ST, SC, OBC इन सभी मिल के ये जो हमारी संस्कृति सब लोग अभी युवा पीढ़ी भूल रहा है। जैसे हम लोग आज ना सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं धनकुल को हम लोग इतने जने में कोई जानते ही नहीं थे कि एक समाज आज बोल रहे हैं कि हलबर समाज को वो अपने संस्कृति को बढ़ाने के लिए जगह जगह कार्यक्रम दे के लोगों को जगा रहे हैं। हम मात्र सिर्फ जैसे आदिवासी समुदाय, हुल्की, मांदरी ये सब हम लोग जानते थे ज़्यादा, छेरछेरा वगैरह को। ये धनकुल हमारे लिए एकदम नया है। मतलब हम इस तरह से जानेंगे, कार्यक्रम होगा, ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे और ऐसे कार्यक्रम देने वाले आते रहेंगे तो हम लोग पक्का सीख जाएंगे और आने वाला पीढ़ी और इसको ग्रहण करेंगे अपने अंदर में। जी, हमारा टीम लिंगो गोटुल मांदरी नाचर हाटी पारा के नाम से जाना जाता है और हमारे टीम में लगभग कलाकार 20 से 25 लोग कलाकार हैं। और अभी तो राज्य स्तरीय होता है ऐसे प्रोग्राम जैसे कंपटीशन का, तो बहुत जगह गए थे। हम उड़ीद गांव में गए थे कुछ दिन पहले। पिछले बार ऐसे आपके उमरादाह में आए थे, यहाँ नरहरपुर। उसके बाद अभी यहाँ केसकाल बलराजपुर में भी हो गया था। उसके बाद गुर्री पार में हुआ था। पिछले बार वहाँ बरकई में हुआ था और नैनार में हुआ था। सब जगह हम लोग जाते हैं ऐसे। जब भी कार्यक्रम होता है तो हम लोग सब लोग टाइम निकाल के जाते हैं सर। अच्छा, नेताम परिवार ही जो है आप लोगों का जितने टीम है वो नेताम परिवार से, ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है? जी, क्योंकि सर अपने यहाँ ज़्यादा करके जो पारा है हमारा राठी पारा बालिंगा पंचायत के अंदर आता है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जिला MCB के अंतर्गत आने वाले थाना खडगांव ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी संख्या में, आपको बता दें, बड़ी कार्रवाई करते हुए
मध्य प्रदेश से अवैध तस्करी की जा रही 20 पेटी अंग्रेजी गोवा शराब को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। उसके साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़ी गई शराब की कुल कीमत करीब 1,10,000 रुपए बताई गई है। वहीं अवैध शराब परिवहन में एक सफेद रंग की बोलेरो कार को भी चेक किया गया, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 10 लाख बताई गई है। इसके साथ ही अवैध परिवहन करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। दिनांक 6/2/24 को हमको रात को सूचना मिला कि मध्य प्रदेश की ओर से एक बोलेरो कार, जिसका नंबर है CG 16CT 6618, अंग्रेजी शराब लेकर कोरबा की तरफ जा रही है। चूँकि कोरबा हमारा बॉर्डर क्षेत्र है, जैसे हम लोग पूरा स्टाफ लेकर ग्राम देवोभा गए, वहाँ नाकाबंदी करके एक बोलेरो कार को पकड़कर तलाशी लिए, जिसमें से 20 पेटी अंग्रेजी शराब मिला है। सर, पकड़ी गई शराब की कुल कीमत कितनी है सर? तो शराब की कीमत लगभग 1,10,000 रुपए है। जो पकड़ाए आरोपी कहाँ के हैं? ये आरोपी राजेश सिंह जो गाड़ी चला रहा था और जो बैठा था वो वीरेंद्र सिंह, दोनों जयखैरी गाँव के हैं, जो मध्य प्रदेश के। किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही सर? इसमें दोनों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। खबरों करेंगे अगली खबर का खबर पखानजूर से है, जहां छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधक संघ रायपुर के बैनर तले पखानजूर स्टेडियम के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। पश्चिम भानु प्रतापपुर के कई दर्जनों महिला पुरुष प्रबंधक अपनी मांगों को लेकर अडिग नजर आ रहे हैं। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रबंधक धरने स्थल से हटने को तैयार नहीं है। कब से हड़ताल पे बैठे हैं आप लोग? हम लोग 6 तारीख से हड़ताल में बैठे हैं। क्या मांग लेके? हम लोग का मांग है जो वित्तीय विभाग से स्वीकृत जो संविदा वेतनमान 7, 8, 9 वो लागू हो जाए, MD साहब उसको आनाकानी कर रहे हैं। ये एक मांग है। दूसरी बात, हम लोग 2016 से हम लोग को सेवा नियम लागू हुआ, लेकिन आज तक धरातल में उसको कुछ नहीं किया। तीसरा बात, जो संविदा वेतनमान लागू हुआ वो जुलाई से है, वो दिया जाए। और चौथा हमारा मांग है विभाग में जो कार्यरत अन्य कर्मचारी है। अपर्णा राय है। कब से हड़ताल में बैठे हैं? हम 2 दिन से हड़ताल में बैठे हैं। क्या क्या मांग है आप लोगों का? हमारा 4 स्तरीय मांग है। सबसे पहला है कि हमारा जो वेतन है उसका जो 7, 8, 9 लेवल जो है उसका मांग हमने सबसे पहले किया है। उसके बाद हमारा जो है वो 2000 आगे अगर आपका मांग पूरा नहीं होता है तो आगे क्या रणनीति है आपका? हम आगे फिर यही अनिश्चित हड़ताल पे बैठे रहेंगे। शासन प्रशासन को क्या अवगत कराए हैं? जी हाँ, करवाए हैं। अब बात करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट अपने पीछे दर्द का सैलाब छोड़ गया है। हादसा तो गुजर गया है, पर उसकी यादें और उसका दर्द लोगों को लंबे समय तक ना भूलने वाला जख्म दे गया है। आग लगने से झुलसे 100 से ज्यादा लोगों का इलाज राज्य के कई अस्पतालों में चल रहा है। हादसे के बाद लापता हुए 2 लोगों की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश में हरदा की पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से झुलसे 100 से ज्यादा लोगों का इलाज राज्य के कई अस्पतालों में चल रहा है। हादसे के बाद लापता हुए 2 लोगों की तलाश जारी है। मंगलवार को पूरी रात बचाव कार्य जारी रहा। हम लोग जो है पुलिस और नगरपालिका रेवेन्यू के माध्यम से जो अग्नि दुर्घटना रेस्क्यू की है, तो इसमें फायर ब्रिगेड और जो है जेसीबी पोकलैंड के माध्यम से वो मलबा हटवाया और वहाँ जो आग का मतलब जो था नीचे कुछ दिखा तो उसको पानी से उसको बुझवाया। हादसे के बाद पटाखा फैक्ट्री के चारों तरफ तबाही ही दिख रही है। टूटे हुए घर और जले हुए वाहन हर जगह फैले हैं। मौके पर मौजूद लोग उस पल को याद कर अब भी सिहर उठते हैं। ये अपना ही मकान है, पूरा जल के खाक हो गया है, उसमें कुछ भी नहीं बचा है, पूरा स्वाह हो गया, एक ढांचा ही खड़ा है बस। 6-7 भैंसें जल गई है, 2 गाय जल गई हैं। ये 10:30-11 बजे की 3 मिनट में ये हादसा हो गया मात्र। कल हम लोग 11 बजे मतलब बाहर निकले थे तो एकदम ब्लास्ट की आवाज आई, तो हम लोगों ने देखा कि गोडाउन में आग लगी। हमारे घर के सब जो चीजें थी वो उड़ चुकी थी। हमने जैसे ही बाहर निकला, मेरे घर वालों को आवाज दी, वो लोग भागे। हम लोग यहाँ तक पहुँचे ही थे और इतने में सेकंड ब्लास्ट हो गया। सेकंड ब्लास्ट में जैसे ही हम भाग रहे थे ना, हमारे ऊपर सब पत्थर ये सब वायर सब गिर चुके थे।
करंट में कोई रोड पे पड़ा, कोई इधर गिर रहा, कोई उधर गिर रहा, ऐसे लोग भाग रहे थे। पुलिस ने मंगलवार रात फैक्ट्री के 2 मालिकों को गिरफ्तार कर उन पर गैर इरादतन हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। हादसे की जांच के लिए राज्य सरकार ने आला अधिकारी की अगुवाई में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मंडला पुलिस और प्रशासन ने शहर में संचालित पटाखे फैक्ट्री और गोदामों का निरीक्षण कर जांच की है। हरदा जिले में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। मंडला पुलिस और प्रशासन ने शहर में संचालित पटाखे फैक्ट्री व गोदामों का निरीक्षण कर जांच शुरू की है। दरअसल मध्य प्रदेश के हरदा जिले में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से 11 लोगों की दुखद मौत हो गई थी, तो वहीं कई घायलों की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समस्त जिला कलेक्टर को निर्देशित किया कि यथाशीघ्र अपने अपने क्षेत्रों में संचालित पटाखा फैक्ट्री का निरीक्षण कर शासन को जानकारी दें। जिसके बाद देर शाम को मंडला एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी कोतवाली पुलिस ने शहर में संचालित हो रहे फैक्ट्री और गोदामों का निरीक्षण किया। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि शहर में 3 बड़े गोदाम और 3 फुटकर दुकानों की जांच की गई है कि पटाखा गोदाम और दुकानें शासन के नियमानुसार संचालित हो रही हैं या नहीं, और जो स्टॉक में सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं वो उचित हैं या नहीं, इस संदर्भ में जांच कर कार्रवाई की जा रही है। मंडला में 3 बड़े गोदाम हैं जिन पर एसडीओपी मंडला, एसडीएम मंडला, कोतवाली थाना और तहसीलदार साहब की मौजूदगी में तीनों गोदाम और 3 फुटकर दुकानें हैं, उनकी चेकिंग की गई है। अभी जो वर्तमान में घटना घटी है उसके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, इस संबंध में ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और ये चेक किया जा रहा है कि नियमानुसार ये दुकानें या गोदाम सही ढंग से काम कर रहे हैं, इसमें स्टॉक जो रखा गया है सही ढंग से रखा गया है, इसमें सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं नहीं किए गए हैं, इस संबंध में इसकी जाँच की जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। मन में कुछ कर दिखाने की तमन्ना हो तो इंसान बड़े से बड़ा काम बहुत आसानी से कर लेता है। जीवन में कुछ बड़ा पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करने के लिए हौसला का होना भी बहुत जरूरी होता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बहमनी की होनहार बेटी ने। उन्होंने बीते कुछ महीनों पहले 2 बार जूनियर मिस इंडिया कंपटीशन में विनर रही हैं। इस होनहार बिटिया का आज उसी के गांव बहमनी में हरदहा समाज द्वारा सम्मान किया गया है। आपको बता दें, आसना के माता पिता उसे बचपन से प्रोत्साहित करते आ रहे हैं। आसना के पिता एक पेट्रोल पंप में काम करते हैं। उसके बावजूद भी अपनी बेटी को और उसके मुकाम पर उसको पहुंचाने की आशा लगातार रखते थे। आसना के बढ़ते कदम और जूनियर मिस इंडिया में अपना नाम कमाने को लेकर हरदहा समाज बेहद खुश है, जिस पर समाज द्वारा पुरस्कृत कर उसका सम्मान किया गया है और समाज के अध्यक्ष का कहना है कि वह उसकी हर संभव मदद करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान के जयपुर में बीते 5 दिनों से चल रहे लिटरेचर फेस्टिवल का समापन हो गया है। फेस्टिवल के अंतिम दिन कैंपस सितारों से सजी वक्ताओं और कलाकारों की कतार, संगीतमय सामय, हलचल भरे हस्तशिल्प बाजार, किताबों की लॉन्च और दर्शकों से गुलजार नजर आए। पिंक सिटी में चल रहे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 17वें एडिशन का समापन हो गया है। 1 से 5 फरवरी तक चले इस फेस्टिवल के अंतिम दिन कैंपस सोमवार को सितारों से सजी वक्ताओं और कलाकारों की कतार, संगीतमय शामें, हलचल भरे हस्तशिल्प बाजार, किताबों के लॉन्च और दर्शकों से गुलजार रहा। आयोजकों के मुताबिक कला, साहित्य, राजनीति, प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से संबंधित विषयों पर 500 से ज्यादा वक्ताओं ने भाग लिया। आयोजकों के मुताबिक हाल ही में समाप्त हुए संस्करण में 3 बुकर विजेताओं, 5 पुलित्जर विजेताओं ने भाग लिया। बेली गिफोर्ड पुरस्कार के विजेताओं ने इसमें शिरकत की। The response to the festival year on year, the Jaipur Literature Festival continues to grow. But for us, it's not so much about, the numbers or the number of people coming, etc. It's really the quality and the deep dive. It's the only place you can come and you have the best academia,
here, people from Oxford, from Harvard, from Wharton, from Ashoka University, from York, and each of them come with great experience and great insight into their particular specialization. 2023 बुकर विजेता पॉल लिंच, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पीएम मैल्कम टर्नबुल, सबसे ज्यादा बिकने वाले आयरिश लेखक जॉन बॉयन और भारत की सभी सीजन के राजनेता लेखक शशि थरूर उन कई वक्ताओं में थे जिन्होंने अपने शब्दों और विचारों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तकनीकी विशेषज्ञ राजर्षि घोष चौधरी हर बार इस फेस्टिवल में शामिल होते हैं। We covered an entire range of topics, right, from the contemporary events like the Ukraine conflict in Ukraine, understanding what is happening there, to the events happening in Palestine and Gaza, what's happening right now, to how wars were fought in the Chola era, right? So those are some of my favorite subject experts. So covered the entire range of it. It was a very enlightening experience. इस बार भी फेस्टिवल में किताबों की दुकान हमेशा की तरह मुख्य आकर्षण बनी रही। स्कूली छात्र और पाठक अपनी पसंदीदा किताबें खरीदने और उन पर लेखकों के ऑटोग्राफ लेने के लिए 5 दिन तक जमे रहे। It was nice. It was something different, something on a bigger scale. It was something different, something out of my comfort zone. It made me explore new things, and I shopped a lot. फेस्टिवल के लिए तैयार किए गए फ्रंट लेन समेत पूरे आयोजन स्थलों की सभी ने खुलकर तारीफ की। फेस्टिवल में आए सभी मेहमान व्यवस्था से काफी खुश नजर आए। कई मेहमानों ने तो यहाँ तक कहा कि यहाँ जितना प्यार कहीं नहीं मिला। I am here for my 5th JLF, and as usual it has been a fabulous experience. Such a great crowd, such a great city, and I love always being there. This is the king or the queen of all literary festivals, perhaps in the world. ये फेस्टिवल साहित्य प्रेमियों के अलावा संगीत प्रेमियों के लिए भी एक सौगात रहा। शाम को यहाँ संगीत की महफिल जमती थी, जिसमें व्हेन चाय मेट टोस्ट द रिविजिट प्रोजेक्ट द तापी प्रोजेक्ट ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। राजस्थान कल बीजेपी सरकार अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। बजट को लेकर सरकार ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। कल पेश होने वाले राजस्थान के बजट में स्थानीय लोग पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने की उम्मीद कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि राज्य की बीजेपी सरकार अपने पहले बजट में कई बड़े ऐलान कर सकती है। 8 फरवरी को पेश होने वाले राजस्थान के बजट में स्थानीय लोग पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने की उम्मीद कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि राज्य की बीजेपी सरकार अपने पहले बजट में कई बड़े ऐलान कर सकती है। राजस्थान में ज्यादा वैट होने की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें पड़ोसी राज्यों के मुकाबले ज्यादा हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल जो लेखानुदान पास होना है उसमें सबसे बड़ी महंगाई की राहत अगर सरकार दे सकती है तो केवल पेट्रोल और डीजल पे दे सकती है। पेट्रोल में लगभग अभी 13 रुपए प्रति लीटर का अंतर है हमारी पड़ोसी राज्यों से, और डीजल में 10 रुपए प्रति लीटर। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन आंकड़ों को बराबर करेगी और जो नॉर्थ इंडिया की रेट्स हैं वो बराबर करेगी, और जो भारतवर्ष में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में बिक रहा है इसको सस्ता करेगी। राजस्थान के लोगों का कहना है कि अगर पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो इससे मिडिल क्लास को राहत मिलेगी। महंगाई की मार तो यह है भाई साहब कि पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, ठीक है। आदमी नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिली है वो अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसी चक्कर में क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, लेकिन क्या है वो भी इतने सही नहीं है, इतने रिलायबल नहीं है, ठीक है। इतनी मजबूती उसमें है नहीं जो आदमी उसे डेली यूज में कर पाए, ठीक है। इसलिए पेट्रोल का दाम कम से कम हो जो मिडिल क्लास फैमिली अपने घर परिवार को अच्छे से चला पाए। लोगों को उम्मीद है कि नई सरकार अपना चुनावी वादा निभाते हुए पेट्रोल डीजल के दाम कम करेगी। बीजेपी सरकार है, सेंटर में बीजेपी सरकार है। हमें ऐसा लगता है कि अब डीजल की राहतों में कीमतों में थोड़ी राहत मिलने वाली है, और जैसा का मोदी जी ने कहा है कि आने वाले समय में डीजल की राहतों पर थोड़ा लगाम लगाया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि मोदी जी जो वादा किया है उन पर खरा उतरेंगे, और भजन लाल जी भी काफ़ी कोशिशों में लगे हैं कि जल्द से जल्द डीजल की कीमतों में थोड़ी कमी आ जाए, इससे जनता को बहुत
बहुत राहत मिलेगी। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के पास वित्त विभाग भी है। वो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगी। रुक करेंगे अगली खबर का। भारतीय वायुसेना राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में 17 फरवरी को वायु शक्ति अभ्यास करके अपनी युद्धक तथा प्रहार क्षमताओं को प्रदर्शित करेगी। इसमें कुल 77 लड़ाकू विमान, 41 हेलीकॉप्टर, 5 परिवहन विमान और 12 मानव रहित प्लेटफॉर्म भाग लेंगे। लड़ाकू विमान राफेल और प्रचंड हेलीकॉप्टर पहली बार देश के भीतर होने वाले अभ्यास में हिस्सा लेंगे। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में जैसलमेर के पास पोखरण रेंज में 17 फरवरी को होने वाली वायु शक्ति एक्सरसाइज 2024 के लिए जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन पर तैयारियां जोरों पर हैं। एक्सरसाइज वायु शक्ति भारतीय वायुसेना की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं का दिलचस्प प्रदर्शन होगा। साथ ही इस दौरान भारतीय सेना के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन की झलक भी पेश की जाएगी। इस साल इस एक्सरसाइज में स्वदेशी तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 121 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे। इनके अलावा रफाल, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, जैगुआर, हॉक, C-130J, चिनूक, अपाचे और Mi-17 एयरक्राफ्ट भी एक्सरसाइज में शामिल होंगे। वायु शक्ति 2024 is a major Indian Air Force exercise which is conducted over Pokhran range. In this Indian Air Force showcase their prowess as far as the weapon delivery is concerned. A number of aircraft are participating in this. Indigenous aircraft, LCH, Tejas, some of the other aircraft like the Su-30 MKI, Rafale, Jaguars, they are all participating in this exercise. रफाल फाइटर जेट का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना की तरफ से इस साल पहली बार वायु शक्ति एक्सरसाइज में किया जा रहा है। Rafale is a multi-role aircraft, just like any other aircraft like the Su-30 MKI. It has huge capability, and Indian Air Force is benefited by the induction of this aircraft. वायु शक्ति एक्सरसाइज भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी और बेहतर क्षमता के साथ साथ पारंपरिक हथियारों को सटीक, सही वक्त पर और कई एयरपोर्ट से ऑपरेट करते हुए घातक असर के साथ डिलीवर करने की क्षमता दिखाने का बेहतरीन मौका है। इस एक्सरसाइज के दौरान गरुड़ और भारतीय सेना के एलिमेंट शामिल कर भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर बेड़े के स्पेशल ऑपरेशनों की झलक पेश की जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ और रोटरी क्लब हनुमानगढ़ सिटी द्वारा जंक्शन के हनुमानगढ़ इंटरनेशनल स्कूल में साइबर क्राइम जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए सभी साइबर सावधानियों को प्रयोग करने के लिए सलाह दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक पुलिस व उप महानिरीक्षक डॉक्टर राजीव पाचार थे। विशिष्ट अतिथि नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी रीना केसरिया, लॉयंस क्लब अध्यक्ष छगन लाल महाजनी, रोटरी क्लब अध्यक्ष अमित गोयल, हनुमानगढ़ इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर रेखा तनेजा और नवज्योति विशेष शिक्षा कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर पायल गुम्मद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हनुमानगढ़ इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक भारतेंदु सैनी ने की। अब यूपी की खबरों का रुख करते हैं। यूपी विधानसभा में आज बजट सत्र पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया। यूपी के डिप्टी सीएम से लेकर विपक्ष के नेताओं ने भी अपनी बात रखी। इस दौरान क्या कुछ कहा नेताओं ने, आपको सुनाते हैं। माता की जय, सब जय श्री राम है, सब कुछ मोदी में है, राम में है। 80 की 80 सीटें हम लोग जीत रहे हैं और उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और 5 साल का जो 2024 में आम चुनाव है तो देश को 100 साल आगे ले जाने वाला चुनाव। धन्यवाद। कमल खिलेगा पूरे 80 सीटों पर। जो प्रतिपक्ष के नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं, पूरी तरह से डिरेल्ड है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सरकार में 17 के बाद से पूरे देश में चर्चा का विषय है।
हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह से परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाते थे। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो सकी थी। जिले जिले उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया अभियान चला रखा था। हमारी सरकार ने पूरी तरह से संगठित माफियाओं के गिरोह को समाप्त कर दिया है। आपसी वैमनस्यता में जो घटनाएं हुई हैं उन पर भी हमने कड़ी कार्रवाई की। ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और वो महसूस करती है कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स हो, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स हो, लोगों के जीवन में खुशहाली आए, उनका जीवन स्तर बेहतर हो। अगर ईज ऑफ लिविंग की बात हो रही है तो कम से कम लोगों के सामने जो महंगाई का संकट है वो महंगाई कम हो, हर परिवार में घर में कोई किसी नौजवान के हाथ खाली ना हो, नौकरी रोजगार मिले। और सबसे बुनियादी बात यह है कि जब तक किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी, किसान को सुविधाएं नहीं मिलेंगी, उसके सामने जो बिजली महंगी है, खाद महंगी है, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी हैं या जीएसटी की वजह से जो उसके ऊपर महंगाई थोपी जा रही है, जब तक इसका नियंत्रण नहीं होगा तब तक हमारा किसान खुशहाल नहीं होगा। और जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे ज़्यादा डालने की बात सरकार ने कही थी, वो सरकार अभी भी सच्चाई के सामने बाहर नहीं आ रही। ये बात कई बार कह चुके हैं, जो समाजवाद है वही राम राज्य है और अगर आप राम राज्य तक पहुंचना चाहते हैं तो बिना समाजवाद के वो संभव नहीं है। अगर आप इक्वलिटी की बात करना चाहते हैं, सबके साथ बराबरी की बात करना चाहते हैं, तो समाजवादी सिद्धांत से बेहतर कोई सिद्धांत नहीं है। और जिस समय समाज में गैर बराबरी खत्म हो जाएगी, जातियों का भेदभाव खत्म हो जाएगा, ऊंच नीच खत्म हो जाएगी, उसी दिन समाजवाद और राम राज का रास्ता खुल जाएगा। श्री राम से प्रेरणा लेकर के अगर हम लोग आगे बढ़ें तो बिल्कुल निसंदेह वही सबसे अच्छा मार्ग है। अगली खबर कायमगंज से, जहां फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, मुख्य विकास अधिकारी अरविंद्र कुमार मिश्र व अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर पांचाल घाट स्थित माघ मेला श्री राम नगरिया में विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के उपरांत विकास प्रदर्शनी में सभी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर पहुंचे अधिकारियों द्वारा जानकारी ली गई। मेला विकास प्रदर्शनी में दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों को जानकारी दी जाएगी। सरकार की चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं की आम जनमानस को माघ मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों पर जानकारी मिल सकेगी। कई विभागों की प्रदर्शनी का प्रदर्शन सही न होने पर जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह ने उन्हें चेतावनी भी दी है और सही प्रदर्शन करने के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों ने अच्छा प्रयास किया है। कुछ विभागों ने तो बहुत ही अच्छा मॉडल भी बनाया है, कुछ विभाग का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं है। मैंने कहा है कि भाई इसको आम जन से, लोगों से कैसे जोड़ा जाए, इस पर विचार करें ये लोग, कि ताकि जो है लोगों को इसका एक्चुअल जो बेनिफिशरी है, कोई भी प्रदर्शनी का मतलब होता है कि एक्चुअल बेनिफिशरी जो है उनको उससे और हमारी जो जिले की जनता है उसको लाभ मिले। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।